हेलो स्टूडेंट, ये आज का जो वीडियो हमारा स्पेशली उन क्लास के बच्चों के लिए है, उस क्लास के बच्चों के लिए है जो 10th क्लास को पास करके या 10th क्लास के एग्ज़ाम दे के इस साल 11th क्लास में प्रमोट हो रहे हैं। क्योंकि देखो बच्चों, अभी जो इस साल की सिचुएशन है वो बाकी जितने भी अब तक सेशन हुए हैं उन सबसे थोड़ी अलग है। क्योंकि हमें पता है कि हम अभी इस वक्त एक बहुत अलग सिचुएशन से गुजर रहे हैं और एक बीमारी से लड़ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारे इस एरिया में केसेस जो हैं वो ज़ीरो हैं। इंडिया के अंदर केसेस जो हैं वो बाकी वर्ल्ड को देखते हुए बहुत कम हैं और जो मोर्टेलिटी की रेट है वो भी हमारे यहाँ पे काफ़ी कम है और उसको बहुत जल्दी जल्दी कंट्रोल किया जा रहा है। देखो, दूसरे जो भी कुछ बात कहें या कुछ भी कहें उससे अलग होकर अभी सिचुएशन में, अभी की जो कंडीशन है उसमें सच ये है कि हम बहुत अच्छी तरीके से इससे लड़ रहे हैं। इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा फेथ रखना है, थोड़ा सा विश्वास रखना है खुद पर और जो हमारा नेचर है उसके ऊपर कि हम बहुत जल्दी इससे निकल के बाहर आएंगे। लेकिन उसमें बच्चों थोड़ा हमें समय लग सकता है। अभी हमें शायद उस चीज़ से निकल कर आने में और हमारी जो क्लासेस है उसको वापस कंटिन्यू करने में 15 से 20 दिन का या हद से हद 1 महीने का समय लग सकता है। तो 17 मई को वैसे लॉकडाउन खुलेगा, लेकिन उससे पहले ही हम ऑनलाइन जो क्लासेस है हमारी वो स्टार्ट कर रहे हैं 11th क्लास के लिए। 11th क्लास के वो बच्चे जो कि फाउंडेशन बैच के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फाउंडेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, वो बच्चे जो कि बोर्ड फोकस होकर 11th और 12th के जो पढ़ाई है उसको करना चाहते हैं, वो बच्चे जो नीट या जेई जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं उनको 11th से पढ़ना शुरू करना चाहते हैं, उनकी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑनलाइन स्टडी जो है वो करवा रहे हैं। तो जब तक ये सिचुएशन बनी रहती है, हमने 10th के एग्ज़ाम के बाद में हमें थोड़ी छुट्टियों की ज़रूरत थी। 10th क्लास के एग्ज़ाम के बाद में तो हमें करीब पिछले 45 दिन से 40-45 दिन से हम छुट्टियां मना रहे हैं। तो अब हमारी वो कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है कि हम जो वैकेशंस ले रहे थे, ऑफ ले रहे थे, वो अब हो चुके हैं। तो अब ज़रूरत आ गई है कि हम जो आगे हमारी स्टडी है उसको, पढ़ाई को जो है वो जारी करें, उसको कंटिन्यू करें। तो अब जो आज से हम वीडियो लेक्चर्स की शुरुआत कर रहे हैं, आपको डेली एक जो वीडियो है वो फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का जो है वो मिलता रहेगा ऑनलाइन यूट्यूब के ऊपर। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए यूट्यूब पे जाके। आप सब लोग नेट फ्रेंडली हैं, यूट्यूब फ्रेंडली हैं और अभी हमें पेरेंट्स भी अलाउ कर रहे हैं पढ़ाई के लिए यूट्यूब चलाने को लिए। तो आप अपनी यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे जाके सिर्फ जो रिवोल्यूशन कैरियर इंस्टीट्यूट का चैनल है उसको सब्सक्राइब करो। बाकी जो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ें होती है उनको एक बार अब अवॉइड कर दो, क्योंकि 40-45 दिन हम खूब कर चुके हैं। तो इस चैनल पे आपको ये मिलेगा कि डेली आपको 2-3 लेक्चर मिलेंगे, जैसे आपकी 2-3 घंटे की जो पढ़ाई है वो लेक्चर के माध्यम से होगी। आप जब भी लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठते हो तो आप फ़ोन जब पास में लेके बैठते हो, हेडफोन, ईयरफोन यूज़ करते हो, तो आप साथ में कॉपी और पेन लेके भी बैठे, क्योंकि साइंस की जो पढ़ाई है वो बिना पेन और कॉपी के नहीं होता। 10th तक की सिचुएशन अलग थी, 11th में अब सिचुएशन अलग है। जब हम फेस टू फेस मिलेंगे, क्लास के अंदर मिलेंगे, तो मैं थोड़ा और ब्रीफ से आपको इन सब का इंट्रोडक्शन दूंगा, लेकिन अभी हमारे पास इतना ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देने के टाइम नहीं है। इसीलिए आप थोड़ा सा इस बात को समझे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसको आप पेन और पेपर लेकर बैठें और उस पर नोट करते चलें सब चीज़। दूसरा, रेस्पॉन्सिव हो आप। जब भी आपको क्लास के अंदर, जब यहाँ इस लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में जब भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने के बाद में वापस उसका रेस्पॉन्स जरूर भेजें, जिससे हमें ये पता चलता रहेगा कि कितने बच्चे जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक से रेस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और अब बहुत सारे बच्चे जो है वो क्वेरी करने भी लग गए हैं, क्योंकि देखो 40-45 दिन बहुत लंबा टाइम होता है, हमने बिता दिया है। अब बहुत सारे बच्चों के हमारे पास जो कॉल्स आ रहे हैं वो इसी चीज़ को लेकर आ रहे हैं, कब शुरू करोगे, ऑनलाइन शुरू करोगे, ऑफलाइन शुरू करेंगे, कब करेंगे। तो आप सबके मन में यही सवाल है, तो हम इसको आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं स्पेशली जो फिज़िक्स की क्लासेस हैं उनको लेकर आज थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और किस किस तरीके से पढ़नी है। तो आप उन सब चीज़ों को नोट करते चलें। बाकी रहिए आपकी क्वेरी हो गए, आपके डाउट्स हो गए, उन सबको भी हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उससे आप अपना जो व्हाट्सएप नंबर है वो मेरे को भेज सकते हैं, जिससे मैं उसको सेव करके और फिर आपको वीडियो लेक्चर्स के लिंक भेज पाऊँगा यूट्यूब के ऊपर।
और जो यहाँ स्टडी मटेरियल हम जो भी नोट्स शीट्स वगैरह बनाएंगे वो सब आपको भेज पाएंगे। तो हम आज से फिजिक्स की जो ऑनलाइन क्लास है 11th क्लास फाउंडेशन के लिए, बोर्ड स्टडी के लिए, उसको स्टार्ट कर रहे हैं। सीबीएसई और आरबीएसई दोनों बैचेस के बच्चों के लिए ये सब है, तो आप सब बच्चे जो हैं वो इसको पेन पेपर लेकर सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर जो आज का हमारा फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसका जो लेक्चर है उसको लेने जा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम जैसे 10th क्लास के अंदर साइंस में, मैथ्स में हमारे जो वीडियो लेक्चर्स जो भी हमारे 10th में साइंस, मैथ्स, एसएसटी जितने भी हमने पढ़े हैं उन सब में हम क्या करते हैं, पहले दिन पहला चैप्टर उसको उठाकर पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में वो नहीं होगा बच्चों। आप 10th से बिल्कुल अलग स्थिति में हैं 11th क्लास में, साइंस के जो बच्चे हैं वो। हमें फिजिक्स के पहले लेक्चर के अंदर सिर्फ ये डिस्कस करना होगा कि हमारा पहला लेक्चर कौन सा है। उस पहले लेक्चर से भी पहले हमें जो चीज़ पढ़नी होगी वो चीज़ होगी फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो हम फिजिक्स के फंडामेंटल को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो अलग हैं और हमारा जो मेन फिजिक्स के यूनिट और लेसन्स हैं वो सब अलग हैं। तो मैं आपको फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो है वो सबसे पहले उसके जो टॉपिक्स हैं वो लिखाने जा रहा हूँ। जब आप फिजिक्स को पढ़ोगे तो उसके फंडामेंटल्स में ये बहुत ज़रूरी है पढ़ने। इनको पढ़े बिना आपको फिजिक्स में बहुत कम चीज़ें समझ में आएगी, रटनी पड़ेगी और बहुत प्रॉब्लम आएगी। इसलिए फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स में हम जो फर्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं वो 10th क्लास से रिलेटेड है, इसलिए मैं सबसे पहले उसको लिख रहा हूँ। वो है ट्रिग्नोमेट्री। हमारी बहुत सारी जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है उससे रिलेटेड हैं, जो 11th क्लास में भी हैं। आपको 11th क्लास में मैथ्स में जो ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी वो इससे बहुत ज़्यादा वाइड होगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ उतनी ट्रिग्नोमेट्री बता रहा हूँ जो 11th और 12th के अंदर आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काम आ जाए फंडामेंटली। उसके बाद में जो दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा होगा डिफरेंशिएशन। ट्रिग्नोमेट्री को हम कह सकते हैं त्रिकोणमिति। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आरबीएससी वाले, त्रिकोणमिति, डिफरेंशिएशन, अवकलन, या आपने कभी नहीं पढ़ा आज तक या फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हो आज। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ठ व निम्निष्ठ, ये सब क्या होते हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज हैं, लाइन से पढ़ेंगे हम इन सबको। ग्राफ, फिजिक्स में बहुत सारे ग्राफ आते हैं अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, ग्राफ वाली चीजें हैं वो हो जाएगी। परसेंटेज चेंज मतलब प्रतिशत परिवर्तन, ये हो जाएगा। ये कुछ बेसिक जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स में वो हैं। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं जो छोटे छोटे हैं, जो 10-10, 15-15 मिनट के हैं। लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप अच्छे से पहचानते हो क्या होती है, उसको भी मैं यहाँ पे चर्चा में लूँगा। वेक्टर करके एक चैप्टर भी है हमारे, ये हमारे फिजिक्स में चैप्टर भी है और साथ ही साथ ये हमारा फंडामेंटल भी है। आपने 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत हल्का सा। तो मेनली तो देखो ये है। इसके अलावा जितने भी आते हैं इसमें और भी जो हैं वो आते हैं, लेकिन उन सबको हम बहुत छोटे लेवल पे हैं वो सब। ये थोड़े बड़े लेवल के फंडामेंटल्स हैं, उनको हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन वाला है, इसलिए मैं थोड़ा चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फिजिक्स में। फिजिक्स में ये फंडामेंटल पढ़ने के बाद में ये सब आप नोट कर लीजिए पॉज करके, ताकि आपको पता रहे कि हमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। जो हमारे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर के अंदर, यानी जो हमारा फिजिक्स का सिलेबस है, आपको इस सिलेबस में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे वेक्टर के अलावा।
इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करके आपको थोड़ा बहुत वहाँ बुक्स में देखने को मिल सकता है, बाकी ये चीज़ें हमें लाइक सिलेबस के अंदर किसी चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगी। ये हर सवाल के अंदर इनबिल्ट होगी, मतलब आपको ये यूज़ करते हुए सवाल को सॉल्व करना होगा। वो क्वेश्चन देने वाला ये समझेगा कि आपको ये पता है, तो इसलिए हम पहले इनको पढ़ रहे हैं। फिर हमारा जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसको मैं यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक चीज़ बता दूँ कि फिजिक्स में 80% जो हमारा 11th क्लास का सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें 80% चीज़ मोशन है। मोशन मतलब गति, उससे संबंधित है। 11th क्लास में हम बेहद क्लासिकल जो फिजिक्स है उसको पढ़ेंगे, यानी बहुत पुरानी जो फिजिक्स है जहाँ से शुरू हुई थी फिजिक्स, उसको पढ़ेंगे। 12th क्लास में हम नई वाली फिजिक्स पढ़ते हैं। तो मोशन से, मैंने मोशन क्यों कहा, क्योंकि चैप्टर के नाम जो भी हो उन सब में कोई ना कोई टाइप का मोशन आता है। चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होता है ये। चैप्टर नंबर 1 के अंदर तो थोड़ा साइंटिस्ट वगैरह का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो आप 9th 10th बचपन से देखते आ रहे हो। साइंस में घुसते साइंस के ही आपको साइंटिस्ट जो होते हैं उनके इंट्रोडक्शन देते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके दूसरा जो चैप्टर वो यूनिट और डायमेंशन का है, वो भी हम फंडामेंटल के अंदर ही डिस्कस करेंगे। यूनिट और डायमेंशन, कौन कौन सी यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम, मीटर वगैरह, वो सब। मोशन है जो 3rd चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो फर्स्ट टाइप का मोशन आ रहा है वो है हमारा 1D मोशन, मतलब एक विमीय गति। चैप्टर के रूप में आपको ये मिलेगा मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति, लेकिन मैं आपको एक विमीय गति इसको बता रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन वाला मोशन है। दूसरा जो है वो 2D मोशन, मतलब द्विविमीय गति। ये आपको चैप्टर के रूप में मिलेगा मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। तीसरा जो चैप्टर है बेहद इंपॉर्टेंट, पूरे फिजिक्स की जड़ है ये, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसमें भी देखो मोशन आ रहा है, इसी के अंदर साथ में एक और चीज है एंड फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन भी मोशन, फ्रिक्शनल मोशन। न्यूटन गति के नियम, न्यूटन गति के नियम और घर्षण। देखो बच्चों, मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि 10th से 11th में आने वाले बच्चे को अगर मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट करूंगा या सीधा ट्रिग्नोमेट्री भी बताऊंगा तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आ जाएंगे कि पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा हूँ, क्या जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे आगे कितना है, उसके पीछे कितना है, कहीं इससे पहले तो कुछ नहीं है जो सर ने कराया नहीं है या इसमें बताया नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। ये चीज़ एकदम जीरो पर है, उसके बाद आप यहाँ से प्लस में आना शुरू हो जाए। ठीक है, न्यूटन गति के नियम और घर्षण। चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है, इसका नाम वर्क एनर्जी पावर है, कार्य ऊर्जा शक्ति, लेकिन ये कंजर्वेशनल मोशन में इसको नाम दे देता हूं, यानी कि संरक्षणी गतियां। संरक्षणी गतियां, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में, कंजर्वेशनल मोशन वाले चैप्टर में दो ऐसी चीजें हैं जिनका कंजर्वेशन होगा, एनर्जी का और मोमेंटम का, ऊर्जा का और संवेग का। इसलिए मैंने संरक्षण नाम दे दिया इसको। संरक्षणी गतियां, ऐसी गतियां जिसमें संरक्षण होता हो। इसके बाद आता है एक अलग टाइप का मोशन है, रोटेशनल मोशन, यानी कि कौन सा, घूर्णन गति। रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, ये थोड़ा अलग है इन सबसे। और छठा आता है इसमें ग्रेविटेशनल मोशन, मतलब गुरुत्वाकर्षण गति। ये आपका आधा सिलेबस है, 50%। एनसीईआरटी के अंदर तो जो फिजिक्स की 11th क्लास की वॉल्यूम फर्स्ट है उसमें ये इतने चैप्टर दिए गए। और हमारी जो आरबीएससी की नई बुक लगी है अब वो भी चेंज हो गई,
क्योंकि 11th क्लास में सब जगह पे एनसीईआरटी लग गई, तो हमें फिर से 2 ही किताबें मिलेगी, वॉल्यूम फर्स्ट और वॉल्यूम सेकंड। तो ये हमारा वॉल्यूम फर्स्ट है। फंडामेंटल में ये सारे टॉपिक हैं और वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर ये वाले टॉपिक। वॉल्यूम सेकंड जो है उसमें भी 2-3 मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स मोशन, उसके अलावा कुछ और बेसिक बातें, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता वगैरह, वो थोड़े अलग है। तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ये इतने चैप्टर हैं। एसएचएम और वेव्स भी मोशन में आता है। 50% तो ये है, इसके अलावा 30% और पार्ट है जो मोशन का है। तो मैं ये कह सकता हूँ फिजिक्स का जो 75 to 80% हिस्सा बना है वो हमारा मोशन से बना है 11th क्लास के अंदर, और जो 25% हिस्सा बच जाता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, इलास्टिसिटी वगैरह आ जाते हैं। तो मैंने एक बार आपको मोटे तौर पे सरफेस लेवल पे सारी बातें बता दी है कि हमें फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये वाली चीज़ें अगर हम इस सेशन के दिसंबर तक भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छी स्पीड में हैं। अगर हम इसको समझते हुए कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छे लेवल पे हैं, ठीक है ना, यहाँ तक ग्रेविटेशनल मोशन तक। अब हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्री की वो बातें करने जा रहे हैं जो हमें 11th क्लास के अंदर फिजिक्स में काम आएगी। बहुत बड़ा यूनिट है मैथ्स के हिसाब से ये, लेकिन फिजिक्स में ये इतना ही हम लोगों को करना है जितना हमारे काम आए, ठीक है। आप जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा और फिर इसको मैं आगे लेके जाऊंगा, ओके। तो देखो आप ये सारा नोट करके फिर हेडिंग लगा दो, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, जिसकी स्टार्टिंग ही होती है कहाँ से, एक राइट एंगल ट्राइंगल से। मैं बेसिक जो आपने पढ़ रखा है राइट एंगल ट्राइंगल वो आपको वापस बता रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC हो गया, जिसमें ये एंगल हो गया थीटा। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, हिंदी में हम उसको लंब कहते हैं। जो बच गया वो आधार होता है जिसको हम बेस कहते हैं। और सबसे बड़ी जो भुजा होती है इस त्रिभुज की, इस ट्राइंगल की सबसे बड़ी आर्म जो है वो हाइपोटेन्यूस होता है, कर्ण होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब जानते हैं। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है। तो ऐसे में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन थीटा की, कॉस थीटा की और टेन थीटा, तो आपको पता है L अपॉन K वो PBP अपॉन HB। तो साइन थीटा के हिसाब से अगर हम बात करें तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर साइन थीटा होता है L अपॉन K P अपॉन H, तो ये हो जाएगा AB अपॉन CB, ये BC। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। ये वाला सिलेबस वाली जो चीज़ है वो आपने नोट कर ली होगी। लेकिन इसी ट्राइंगल के अंदर मुझे थीटा के अलावा 2 एंगल और दिख रहे हैं, 90 डिग्री और 90 माइनस थीटा। तो मैं 90 माइनस थीटा को फोकस करता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा एंड टेन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा के हिसाब से अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूस तो सेम ही रहेगा। तो 90 माइनस थीटा के अंदर आता है AC अपॉन BC, कॉस 90 माइनस थीटा में आता है AB अपॉन BC, क्योंकि 90 माइनस थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन H, कॉस 90 माइनस थीटा में बेस अपॉन H, तो AB अपॉन BC। tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, AC अपॉन AB, क्योंकि इस बार AC परपेंडिकुलर है। तो यहाँ एक ही ट्राइंगल के अंदर 2 अलग अलग चीजें देखने पे हमें एक चीज पता चल रही है कि AB अपॉन BC ये भी है, AB अपॉन BC ये भी है। तो जो cos 90 माइनस थीटा होता है वो sin थीटा के बराबर होता है, और जो sin 90 माइनस थीटा होता है वो
cos थीटा के बराबर होता है। इसको देखो, और tan 90 माइनस थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा का उल्टा cot थीटा। अब देखो ये मैंने sin cos और tan बताया 90 माइनस थीटा। tan cot sec और cosec भी होते हैं 90 माइनस थीटा, लेकिन फिजिक्स के अंदर 100% सिर्फ यही तीन काम आते हैं, बाकी तीन काम नहीं आते। इसलिए ये आप पहले दिन, ये आपका फर्स्ट जो ज्ञान है वो है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है। तो आप इस ज्ञान को अभी के अभी यहाँ पर याद कर लो, नोट कर लो, रट लो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है पूरे सेशन में, 11th क्लास में, 12th क्लास में। धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा हमेशा cos थीटा होगा। तो ये आप यहाँ पर सबसे पहली चीज पॉज करके नोट करें, फिर हम दूसरे ज्ञान की तरफ चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आज एक जो चीज है वो सिलेबस बताने के अलावा जो मैंने आपको बताई है वो एक चीज आप यहाँ पर नोट करके रख लो। अब जो आगे की बात है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री अभी हमने स्टार्ट ही करी है, आगे की जो बात है वो हम आगे आने वाले लेक्चर जो है वो उसमें शूट करके देंगे आपको। हम आधे घंटे से 45 मिनट तक के जो लेक्चर्स हैं वो शूट करके आपको भेजते रहेंगे, और आप भी हमें रेस्पॉन्स जो है वो बराबर देते रहें। मतलब रेस्पॉन्स वैसे नहीं कि बहुत अच्छा है, लाइक कर रहे हैं, मतलब वैसे कर रहे हैं कि बहुत अच्छा सर ये तो बहुत, वो वैसे कुछ नहीं सुनना हमें। रेस्पॉन्स का मतलब हो गया कि आप जो आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को एक नोटबुक में नोट करें, फोटो खींचकर वापस आप भेजें और चेक करवाएं कि सही है कि नहीं। ठीक है, कोई डाउट अगर आपको आ रहे हैं तो आप पर्सनली कॉल करें या फिर व्हाट्सएप में ही आप उन डाउट्स को क्लियर करें। तो 11th क्लास में अभी क्या होता है कि स्टार्टिंग में बच्चे थोड़ा केयरलेस तरीके से चलते हैं, वैसे हमें चलना नहीं, क्योंकि हमें जो है वो काफ़ी इन चीज़ों को आगे तक लेके जाना है, बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है। ये जो मुश्किल वक्त है ये 15-20 दिन में, 1 महीने में सॉल्व हो जाएगा सारा। तो हम इस 1 महीने को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, यूजफुल बनाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दे देता हूँ जो कि आप नोट करके और मुझे उस पर भेज सकते हो। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है जो आप भेज सकते हो। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट लगेंगे, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायोलॉजी के, उसमें आपको टीचर देते रहेंगे आपको अपने नंबर, तो आप उन नंबर पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज ये इतना नोट कर लो आप, हम कल से इसको फुल स्पीड के अंदर करते हैं। तब तक के लिए हम मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।